हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि कमल अपनी माँ शीला की सच्चाई जानकर उन बदनाम गलियों से दूर जाना चाहती है और वह चली भी गई थी। लेकिन प्रतीक ने उसे जाते हुए देख लिया था। फिर प्रतीक उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन पहुंचा और कमल को अपने साथ ले आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिन बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन कमल ने प्रतीक से कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। प्रतीक ने कहा, पूछो। प्रतीक, मेरी माँ ने उन बदनाम गलियों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। उन्होंने मेरी परवरिश के लिए कितना कुछ किया है। क्या हम उन बदनाम गलियों की औरतों के लिए कुछ कर सकते हैं? ये सुनकर प्रतीक ने कहा, कमल, जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने कितना कुछ सहा है और कितना दर्द मिला है उनको ज़िंदगी से, और हम दोनों अब उन औरतों के अच्छे जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ये सुनकर कमल बहुत खुश हुई और प्रतीक को गले लगा लिया, और प्रतीक ने भी कमल के माथे पर प्यार से किस किया और अपनी स्वीकृति दे दी। प्रतीक के इस प्यार को देखकर कमल बहुत खुश हुई और अपनी किस्मत पर सराहने लगी। कहते हैं ना कि तकदीर के बंद पिटारे में किसे क्या मिल जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ कमल के साथ। जब उसने पहली बार उस इंसान को देखा जिसने शीला को अपनी दुल्हन बनाया था, या यूं कहें कमल ने पहली बार अपने पिता को देखा, पर कमल इस हकीकत से अनजान थी कि जिस इंसान से वो मिलने जा रही है, कहने को तो उसका पिता है, पर उस इंसान से कमल का कोई भी रिश्ता नहीं। कमल अपने पति प्रतीक के साथ एक रोज उसी बदनाम गली में गई जहां पर अपना शरीर बेचकर शीला ने कमल को इस काबिल बनाया कि कमल अब अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी जिंदगी को आत्मसम्मान से जी सके। शीला ने कमल को इस बार एक नए रूप में देखा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और कमल के हाथों में प्रतीक का हाथ, जिसे देखकर शीला बहुत खुश हुई और दिल से प्रतीक और कमल को आशीर्वाद दिया। प्रतीक ने भी बड़े प्यार से शीला से बात की और कमल ने अपने फैसले के बारे में शीला को बताया कि कैसे वो इस बदनाम गली की औरतों को उनका आत्मसम्मान वापस दिलवाने के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि चाहे वो बदनाम गली की तवायफ हो, पर हैं तो वो भी औरतें जो अपने जिस्म पर न जाने कितने घाव सहकर उन मासूम बच्चियों की जिंदगी इंसान के रूप में छिपे शैतानों से बचाती हैं, पर समाज उन्हें तवायफ, वैश्या और न जाने क्या क्या बोलकर उनका उपहास करते हैं। और वो ही शरीफ लोग रात के अंधेरे में छुप छुप कर उन औरतों के जिस्म को नोचकर अपनी हैवानियत मिटाते हैं, जिसके बदले में उन औरतों को मिलते हैं सिर्फ कुछ हरे कागज के टुकड़े, जिसे लोग पैसे कहते हैं। ये सुनकर शीला की आंखों में आंसू आ गए कि आज उनकी बेटी कमल कितनी बड़ी हो गई और कितनी समझदार हो गई। चाहती तो कमल भी इस दलदल में उतरकर जमाने की गंदगी में दब जाती, पर कमल ने उन लोगों की फिक्र की जिनका शायद सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। इतना सुनकर शीला ने सिर्फ इतना ही कहा, जा बेटी, तुझे भगवान हर खुशी दे और तेरा सुहाग सदा सलामत रहे। हम लोग तो बिना पति के ही हर रात सुहागन होते हैं, पर तू अपने सुहाग को तू अपना प्यार दे। ये आशीर्वाद लेकर कमल और प्रतीक उस गली से निकल आए, और जैसे ही मेन रोड पर आए तो अचानक से ही उनकी कार के सामने एक फटेहाल भिखारी आ गया, जिसे प्रतीक ने बचा तो लिया, पर हल्की सी टक्कर लगने के कारण वो भिखारी बेहोश हो गया, जिसे लेकर कमल और प्रतीक जल्द से जल्द हॉस्पिटल चले गए। अब कमल की जिंदगी का वो अध्याय फिर से शुरू होने वाला है जिसे कमल आज तक अनजान थी। प्रतीक और कमल उस भिखारी को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उस भिखारी का प्राथमिक उपचार किया और फिर प्रतीक को बताया कि उस भिखारी की हालत सही है, पर कुछ भी न खाने के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है और अभी बेहोशी के कारण कम से कम आज रात भर इन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। जिस पर कमल और प्रतीक दोनों तैयार हो गए। प्रतीक को इस बात की खुशी थी कि उन लोगों ने उस भिखारी को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया और कम से कम अपने इस अपराध का पश्चाताप किया। और फिर कमल वहीं हॉस्पिटल में थी जब तक प्रतीक डॉक्टर से दवा लिखवाकर मार्केट से दवा और कुछ खाने के लिए ले आया। यहाँ कमल के मन में एक सवाल जरूर उठा था, जो शायद कमल की जिंदगी का बहुत ही अनसुलझा सवाल बनने वाला था। कमल अपने इसी ख्याल में खोई हुई थी और शायद अपने सवाल के जवाब के इंतजार में थी कि तभी कमल के कानों में प्रतीक की आवाज़ पड़ी, हेलो मिसेस कमल, प्रतीक, कहाँ गुम हैं आप? कमल ने जवाब दिया, कहीं नहीं, बस कुछ सोच रही थी। प्रतीक, क्या सोच रही थी मैडम?
कमल कुछ नहीं, बस कुछ ख्याली पुलाव। इतना कहकर कमल धीरे से मुस्कुरा दी और कमल को मुस्कुराता देखकर प्रतीक भी मुस्कुरा दिया और फिर दोनों हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद कमल और प्रतीक अपने घर के सामने थे और फिर प्रतीक घर के अंदर चला गया और कमल वहीं घर के सामने गार्डन में बैठकर उसी भिखारी के बारे में सोचने लगी। न जाने क्यों कमल ना चाहते हुए भी सिर्फ बार बार उस भिखारी के बारे में सोच रही थी और ये परेशानी अब कमल के चेहरे पर साफ दिखने लगी थी, जिसे अब प्रतीक ने पढ़ लिया था। रात में प्रतीक और कमल ने बाहर होटल में डिनर किया और फिर कमल के कहने पर दोनों हॉस्पिटल चले गए और भिखारी का हालचाल पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उसको होश तो आया है पर वो अभी सो रहा है, जिस कारण से आप उसे सुबह मिल लेना। इतना कहकर कमल ने राहत की सांस ली और दोनों घर आ गए। घर पहुंचकर प्रतीक ने कमल से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कमल, हाँ तबीयत तो ठीक है, पर न जाने बार बार मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि उस भिखारी के घर वाले उसकी कोई खोज खबर ले रहे हैं या नहीं, उसके घर में कोई उसका साथ देने वाला है या नहीं। प्रतीक, तुम इतनी सी बात की सुबह से टेंशन ले रही हो। अरे उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे होंगे या हो सकता है कि उसका कोई भी ना हो इस दुनिया में। प्रतीक की इस बात को सुनकर कमल को थोड़ा सुकून मिला कि शायद उसके घर वाले उसे ढूंढ ले या हो सकता है कि अकेला ही हो इस दुनिया में। अब रात भी गहराने लगी थी और प्रतीक और कमल थोड़ा टाइम साथ में बिताकर सो गए। अगली सुबह प्रतीक और कमल फिर से उसी बदनाम गली में गए और आज कमल अपनी माँ को लेकर उस बंद कमरे से निकालकर अपने साथ घुमाने ले गई और फिर उन तीनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। या यूं कहें कि आज पहली बार शीला ने इतनी हंसी दुनिया को अपनी आंखों से देखा था, जहां हरे भरे पेड़ पौधे, समतल मैदानी क्षेत्र, कुछ नई नई सी दुनिया देखी। कमल और प्रतीक के साथ आज शीला ने खुलकर अपनी जिंदगी को जिया। आज पहली बार शीला की आंखों ने खुद को वो नज़ारे दिखाए जो पहले कभी उन बंद कमरों में नहीं देख सकी। शाम को लौटते वक्त तीनों ने बाहर ही खाना खाया और थोड़ा खाना प्रतीक ने पैक करवा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों उसी हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ पर पिछले दिन उस भिखारी को एडमिट किया था, लेकिन रात के कारण केवल एक ही व्यक्ति को एक बार में मिलने की इजाज़त थी, इसलिए कमल उस पार्सल खाने को लेकर अंदर गई। कमल को देखकर उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने बड़े प्यार से कमल के सर पर हाथ फेरकर दुआएं दी और उसके बाद कमल वार्ड से बाहर आ गई। अब प्रतीक वार्ड में गया। उस भिखारी ने प्रतीक को भी आशीर्वाद दिया और धन्यवाद किया, क्योंकि प्रतीक और कमल ने उसे बचाया था। प्रतीक ने वार्ड से निकलते वक्त उस भिखारी से कहा, बाबा आप मेरी माँ को भी आशीर्वाद दे दो। और फिर प्रतीक भी बाहर आ गया। फिर कमल शीला को लेकर वार्ड में गई, क्योंकि शीला नहीं जानती थी कि उस वार्ड में भर्ती वो भिखारी ही उसका पति है। जब शीला ने अपने पति को और उसके पति ने शीला को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए कि जिंदगी के ढलते हुए मोड़ पर मिले तो भी इस जगह और इस हाल में कि ना तो एक दूसरे से कुछ पूछ सकते थे और ना ही एक दूसरे को कुछ बता सकते थे। पर हाँ, दोनों की आंखों से बहते हुए आंसुओं ने शायद बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया हो और दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी वहां ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स ने आदेश दिया कि मरीज से मिलने का वक्त खत्म हो गया है, पर शायद शीला के लिए उस एक मुलाकात ने उन पुराने जख्मों को हरा कर दिया। और फिर भी शीला ने अपने दिल के जख्मों को छुपाना ही बेहतर समझा और अपने दिल ही दिल में सुबकती सी वो कार में बैठ गई। और फिर प्रतीक ने शीला को उसी बदनाम गली के उस कोठे में छोड़ दिया जो अब शीला का घर कहलाता था। और फिर प्रतीक और कमल अपने घर को लौट आए। पर कमल के मन में अब नए सवाल ने जन्म ले लिया था कि आखिर उस भिखारी और उसकी माँ का क्या रिश्ता था, जो दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों जैसे एक दूसरे को पहले से जानते हों। इधर शीला उस रात फूट फूट कर रोई, क्योंकि आज वो फिर से उसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ पहली बार उस इंसान की दुल्हन बनी थी और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। अगली सुबह कमल शीला के पास आई और शीला को रोता हुआ देखकर पूछा, माँ क्या बात है? कल रात से तुम बेचैन हो, क्या तुम इस भिखारी को जानती हो? क्या तुमसे उसका कोई रिश्ता है? शीला को पहली बार किसी कंधे का सहारा मिला था। उसने कमल के कंधे पर अपना सर रखकर अपना सारा दुख दर्द और अपनी ज़िंदगी की हकीकत कमल के सामने खोल दी और पूरी कहानी बताकर उसने ये भी बताया कि उस आदमी से शीला का क्या रिश्ता है
और क्यों वो किसी की पत्नी होकर भी इस कोठे तक पहुंची, और क्यों आज उस बदनाम गली में शीला के नाम के चर्चे मशहूर थे। और अपनी पूरी जिंदगी कमल के सामने पन्ने दर पन्ने जो लिखा था वो सब बता दिया। इतना सुनकर कमल भी रोई कि कैसे उस आदमी की वजह से शीला को हर रात बिकना पड़ता था, और क्यों आज भी उस आदमी को इतना समझ रही हैं। इतनी हकीकत सुनकर कमल उस बदनाम गली से निकलकर सीधे हॉस्पिटल पहुंची, और फिर उस भिखारी से मिलकर उसने अपनी मां के साथ किए गए अत्याचारों के जवाब मांगे। इस तरह कमल के इतने सारे सवालों के जवाब में उस भिखारी ने बताया कि कैसे शीला के पिता ने शीला का सौदा किया था, और ये जानकर भी मैं नामर्द हूँ फिर भी उसकी शादी मुझसे करवा दी, क्योंकि इसके बदले में शीला के बाप को हर रोज़ एक मोटी रकम मिलती थी जिसे वो अपने जीवन यापन और शौक पूरे करता था। उस भिखारी ने ये भी बताया कि कैसे शीला के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी नरक बन गई, और वो इस हाल में दर दर की ठोकरें खाकर जिंदा है, शायद इसलिए कि वो एक बार शीला से माफ़ी मांग सके और शीला उसे माफ़ कर दे। इतना सुनकर कमल ने प्रतीक को फ़ोन किया और बताया कि तुम माँ को लेकर मंदिर आओ, और फिर कमल ने उस भिखारी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर मार्केट से नए कपड़े दिलवाए और उसे अपने घर लाकर नहलवा कर तैयार किया, और फिर दोनों कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल गए। और थोड़ी ही देर में दोनों मंदिर पहुंच गए जहां प्रतीक शीला के साथ मंदिर में था। मंदिर में कमल ने शीला और उस भिखारी को मिलवाया और दोनों के आपसी गिले शिकवे दूर करवाकर फिर से दोनों को एक दूसरे का हमसफ़र बनाया, जिसकी गवाह वो खुद और उसका पति दोनों थे। और फिर उन दोनों ने 7 फेरे लेकर साथ जीने मरने की कस्में खाईं, और इस बार वो चारों अपने घर की ओर चल पड़े, जहां चारों हंसी खुशी रहने के सपने सजाने लगे। इस बात को कई साल बीत गए और फिर कमल एक NGO से जुड़ गई जो उन बदनाम गली की औरतों की भलाई के लिए काम करती हैं, और कमल ने उस NGO को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया।